जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये जो महीना है अगस्त महीना, अगस्त 2023, इसके टॉप करंट अफेयर मैं लेकर आपके बीच में आ चुका हूँ। साथियों, ये करंट अफेयर ऐसे हैं कि ये वो महीना है जहाँ से हम आज जो है चांद पर लैंड कर चुके। साथियों, हम लोग चांद पर पहुँच चुके। तो अब की बार ये प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। आप यूपी पेट में बैठ रहे हैं, IRB, GD कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, EMRS, CG, PSC, CG व्यापम। और साथियों, एक खास संदेश ये है कि टाइम पास करने वाले बिल्कुल ना देखें, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो ओनली सीरियस एस्पायरेंट्स के लिए हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको जो है देखना जरूरी है, लेकिन जो सीरियस नहीं है सबको देखना जरूरी ये क्लास नहीं है। क्योंकि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो आप इतिहास बदलने के लिए तैयार हैं? तो चलिए, टाइम पास बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधे मिक्स्ड MCQ की तरफ आते हैं जो आपकी परीक्षा में है आने वाले। साथियों, तो चलिए पहले ही प्रश्न से शुरू करेंगे और पहले प्रश्न का उत्तर आपको बताना है और प्रश्न की गुणवत्ता और क्वालिटी को भी आपको बताना है। साथियों, चंद्रयान 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ये आपको करना है। चंद्रयान 3 किसी भी देश द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मिशन है, क्या ये सही है? चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला मिशन है, क्या ये सही है? इन सभी के उत्तर आपको बताना है। इसमें से ऑप्शन है आपके पास केवल एक, केवल दो। ऑप्शन बी, एक एवं दोनों सही, या ना तो एक और ना ही दो सही। तो साथियों, इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। इसमें से क्या आप सही टिक कर पा रहे हैं? और बिल्कुल आप एकदम धैर्य के साथ हमारे साथ लगें। और आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट करंट अफेयर हैं जो किसी भी परीक्षा में अभी तक नहीं पूछे गए हैं। ये ऐसी चीज़ें हम आपके बीच में लेकर आए हैं जो आगामी परीक्षा में जो लोग कहते हैं कि नहीं अब की बार ऐसा पता नहीं कहाँ से पूछते हैं, हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ पर हैं SSC 77 पर, और ये सभी प्रश्नों का उत्तर आप इसका बिल्कुल उत्तर सही कर ही चुके होंगे। साथियों, कि ये जो हमारा मिशन है चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला मिशन है। हम दुनिया के पहले ऐसे देश बन चुके हैं जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक हमने लैंड किया। अच्छा, वैसे तो लैंड करने के मामले में चीन इससे पहले जो है कर चुका है, रूस भी कर चुका है साथियों, और USA भी कर चुका है। ये 3 लोग चंद्रमा पर पहले से ही पहुंच चुके हैं। वर्तमान में बात किया जाए तो अभी रोवर जो है, एक भारत का रोवर अभी चंद्रमा पे वर्तमान में चल रहा है, और एक चीन का रोवर वर्तमान में चंद्रमा पर चल रहा है। तो केवल इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा केवल दो, मतलब ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। साथियों, इसका एकदम कंफर्म करते चलिए, केवल बी आपका सही है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, जिसे आप साउथ पोल कहते हैं साथियों, साउथ पोल पर पहुंचने वाला। और इसमें आप देखते हैं कि ये इसरो की एक बहुत बड़ी महान उपलब्धि और भारत को विकसित देश बनाने में साथियों ये मील का पत्थर साबित होगा। और आप जानते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के S सोमनाथ जी ने जब कहा, उन्होंने S सोमनाथ जी ने क्या कहा कि सर, PM साहब से कहते हैं सर वी आर ऑन द मून, हम चंद्रमा पर हैं। तो बिल्कुल हम चंद्रमा पर हैं साथियों। ये सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, सब कुछ आपको याद करवाने वाला होगा। साथियों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? साथियों, इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। और यही 14 जुलाई 2023 वो तारीख है जो हमारा जो है पहला काम यहाँ पर सिद्ध होता है कि भाई हम लोग पहले ही जो है इसको सिद्ध करने के लिए मंदिर गए, वहाँ पर पूजा आरती किए। आप सभी ने न्यूज़ में सुना भी होगा। तो ये भाई, जब आप मेहनत कर रहे हैं तो भगवान तो हर जगह है, तो उनकी सिद्धि और उनका आशीर्वाद लेने में क्या जाता है। तो 14 जुलाई क्या 13 जुलाई को इन लोग आशीर्वाद लिए, और 14 जुलाई को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश है ना साथियों, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो यहाँ से इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया LVM-3। ठीक है, LVM-3 से इसको रॉक जो है लॉन्च किया गया। सबसे शक्तिशाली हमारा प्रक्षेपण यंत्र है, इसे याद रखिएगा। और ये 23 अगस्त को साथियों सफलतापूर्वक 6:04 पर लैंड कर जाता है। और हम लोग, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसीलिए इस 23 तारीख को, 23 अगस्त को जो है नेशनल स्पेस डे मनाने का भी निर्णय उन्होंने लिया है। साथियों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023। एकदम छपने वाला सवाल है, याद रखिएगा कि छपेगा साथियों, एकदम ध्यान से देखिएगा।
रखिएगा। और हमने पहले ही कहा है कि टाइम पास वाले बिल्कुल ना देखें भाई साहब, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं कि आपके एग्जाम में छपेंगे, और अगर आप सीरियस हैं तो बिल्कुल ये प्रश्न तो आपको लग ही रहे होंगे कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्या है साथियों। फीफा महिला विश्व कप 2023 का फाइनल मैच का आयोजन कहाँ हुआ? थोड़ा सा इस मैच में साथियों लफड़ा हो गया था। एक लफड़ा क्या हुआ? लफड़ा हो गया किस लेने वाला। अब भाई ये किस कौन साहब लिया हम बताते हैं आपको। फीफा महिला विश्व कप 2023 की फाइनल मैच का आयोजन कहाँ किया गया साथियों? क्या ऑस्ट्रेलिया में किया गया, क्या न्यूजीलैंड में किया गया, क्या स्पेन में किया गया, क्या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में दोनों में किया गया? तो साथियों ये पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। तो ये जो हुआ है साथियों, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दो देश मिलकर इसकी मेजबानी कर रहे हैं, महिला फीफा विश्व कप 2023 की, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड साथियों, ठीक है। और इस मैच में साथियों स्पेन क्या बना है? विजेता बना है। हराया किसको है? हराया उन्हीं को है, अंग्रेजों को, ठीक है। हराया किसको है? इंग्लैंड वालों को हमने हरा दिया है, मतलब स्पेन वालों ने हराया। और स्पेन की एक खिलाड़ी हैं, वो जो है अति उत्साह में जो है एक दूसरे देश के हैं, उन्होंने उनका किस ले लिया था, इसलिए ये यहाँ से तो प्रश्न आना ही आना है। ये लफड़ा वाला था, चर्चा में बहुत ज़्यादा है। फीफा महिला विश्व कप 2023 के फाइनल मैच का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों जगह किया गया था, जिसमें जो है फाइनल मैच का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और इसमें विजेता जो बना है साथियों स्पेन, इसमें विजेता बना है। स्पेन को आप याद रखिएगा। आज की क्लास बहुत ही यादगार और अविस्मरणीय हम सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही है खास। हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, हर प्रश्नों के मिलेंगे जवाब कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी ऐसा पहली बार हो रहा है, कर रहे हैं। इसमें स्पेन विजेता बनता है, फिरंगियों को हार मिलती है, इन्हें आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन चुका है साथियों? तो ये भारत बन चुका है। और आप जानते हैं भारत के लिए जब बात आती है कि हमारे इसरो ने 140 करोड़ देशवासियों के जो है गौरव को और देशवासियों के आत्मबल आत्मविश्वास को ऊंचा किया है साथियों, बहुत ऊपर तक बढ़ाया है। तो इनके लिए दो लाइन जो है हमेशा से हम लोग कहना चाहते हैं और लोग कहते आ रहे हैं क्या, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। तो ये वही प्यारा भारत है। साउथ पोल पर लैंड करने वाले हम दुनिया के पहले देश बन चुके हैं साथियों। साल 2023 को आप समझिए कि लूनर वर्ष ही कहा जा रहा है। कारण क्या है कि अभी लगातार आप देखें कि चीन का तो वहाँ पहले से ही है, अमेरिका बिल्कुल तैयार है। इसी महीने रूस ने भी जो है लूना 25 भेजा था, जो फेल हो गया था साथियों। लूना 25 लूनर मिशन पर गया था, रसिया वाला फेल हो गया, यही हमारे देश भारत वाला ये पास हो गया साथियों, और ये हम सफलतापूर्वक लैंड कर चुके हैं। और ये जो साउथ पोल है साथियों, यहाँ इंच से लेकर कई किलोमीटर तक के बड़े बड़े क्रेटर बने हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं साथियों। तो इन गड्ढों की वजह से इस साउथ पोल पर उतरना बहुत आसान नहीं होता है। और आप जानते हैं कि 27 दिवस बराबर एक जो है हमारा सौर दिवस होता है, तो ये चंद्र जो दिवस है वहाँ का होता है, इन्हें याद रखिएगा। हमारा देश पहला देश ऐसा है जो साउथ पोल पर साथियों लैंड कर चुका है। चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश भारत हो चुका है। अमेरिका यहाँ पहले से चंद्रमा पर है, चाइना भी चंद्रमा पर है, और रूस भी चंद्रमा पर है। इस हिसाब से तो हम चौथे हैं, लेकिन साउथ पोल के हिसाब से हम दुनिया के पहले देश हो जाते हैं जिन्होंने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड किया है साथियों। सभी प्रश्नों के आपको जवाब मिलेंगे, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होगा साथियों। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया साथियों? आप जानते हैं कि भारत का विलय, जब भारत में इनका विलय होता है, ये जम्मू कश्मीर का विलय बहुत अच्छी क्लास है, यादगार क्लास है। तो ये क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, इसका लिंक हम आपको देंगे, और बहुत अच्छी तरीके से इसमें आपको समझाया गया है साथियों कि राजा हरि सिंह जब उधर कबायलियों का आक्रमण और पाकिस्तान की जो है मिली भगत से जम्मू कश्मीर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की जाती है, तो मजबूरी में राजा हरि सिंह कहाँ आते हैं? 26 अक्टूबर 1947 को आते हैं हमारे देश के पास में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आते हैं, और वहाँ पे कहते हैं कि अब हम आपके पास मिलना चाहते हैं। लेकिन 3 चीज़ों में क्या हो गया था भाई, ये बोले कि ऐसा है कि आप जो है संचार में एकदम आज़ाद रखिए, आपकी
सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं उसका टेंशन नहीं है। वायु आक्रमण की स्थिति में भी आप जो है पूरा संचार और वायु आक्रमण की स्थिति में पूरा जो हमारा काम होगा, जो प्रोसेसिंग होगा, कोई आक्रमण आपके ऊपर कर रहा है तो वायु रक्षा और संचार 3 चीज़ें ऐसा समझौता हुआ था, जिसमें क्या हुआ था एक बार यहाँ आप देख लीजिए, वायु रक्षा और संचार। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा, वायु रक्षा और संचार, ये 3 विषयों को जो है भारत सरकार ने अपने पास लिया था, इसीलिए तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री होते थे। ठीक है, बाकी तो भारत के किसी राज्य में प्रधानमंत्री नहीं होते थे। ये वही राज्य है जहाँ पे धारा 370 लगी हुई थी, जिसे जो है 31 अक्टूबर को हटाया गया था, आप जानते हैं साथियों। अब आगे हम बढ़ेंगे और कितना महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जो है यहाँ पर हस्ताक्षर किया था, जो है भारत में विलय करने का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में आप जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, इन्हें आप याद रखिएगा। इनकी सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पर है साथियों, तो आप बता दीजिएगा। ये केवड़िया गुजरात में पड़ जाती है, केवड़िया गुजरात में इनकी सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल आप जानते हैं कि राष्ट्रीय एकता में देशी रियासतों के एकीकरण में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनके जो निजी सचिव थे, इनके निजी सचिव को भी आप याद रखिएगा, उनका टाइटल मेमन हो जाता है। इनका पूरा नाम क्या है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर छाप के बताइएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में इतनी जानकारी हमें लग रहा था कि आपके पास होनी चाहिए। साथियों, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि अभी तक यहाँ पर स्वर्ण पदक की जो है हमको कभी क्या है अभी दर्शन नहीं हुए हैं। और साल 1983 में भारत ने विश्व कप जीता था, यहीं से विश्व कप भारत ने जीता था। और जो है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की शुरुआत भी साल 1983 में हुई थी, इसे आप याद रखिएगा। आपकी परीक्षा में ये प्रश्न बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है, तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप यहाँ पे साथियों हमारे नीरज चोपड़ा जी जाने वाले हैं, और अब की बार आपको गोल्ड मेडल मिलने वाला है हमारे देश को, जो कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में अभी तक गोल्ड मेडल नहीं मिला था। तो अब की बार नीरज चोपड़ा भैया जा रहे हैं, भाला फेंक वाले, और नीरज चोपड़ा भाई अब की बार गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। क्योंकि जब हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, तब आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस SSC 77 पर यह घोषणा की गई थी, अब की बार हम हो गए चांद के पार साथियों। तो चांद के पार चलो, मतलब अब की बार चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा एक टूर के हो गए, ये मोदी जी ने कहा था अभी जब उनका लेक्चर आपने सुना था। तो क्या कहा था, अब चंदा मामा दूर के नहीं, अब भैया चंदा मामा टूर के, एक टूर में चंदा मामा के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो चंदा मामा टूर के, अब ये नहीं मोती चूर के लड्डू वाले, अब इनकी बहुत सारी कहावतें कपोल कल्पनाएं भी अब बदलने वाली हैं साथियों, भारत की इस सफलता के बाद में। आगे बढ़ेंगे साथियों, इसकी खुशी जन जन को है, देश क्या पूरी दुनिया भर को है। साथियों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर ग्रीस की यात्रा, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है। साथियों, आप जानते हैं कि ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ग्रीस की यात्रा की। आप जानते हैं ग्रीस की राजधानी क्या है, ग्रीस की राजधानी आपकी हो जाती है कौन सी, एथेंस ग्रीस की राजधानी हो जाती है, एथेंस ग्रीस की राजधानी हो जाती है। और इंदिरा गांधी जी यहाँ पर गई थी। आप देखिए, इंदिरा गांधी जी के बाद ग्रीस पहुँचने वाले ये दूसरे प्रधानमंत्री हो जाते हैं हमारे कौन, जो है मोदी जी, आदरणीय मोदी जी। साथियों, भी हाल ही में कहा 15वें ब्रिक्स सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका से इन्होंने जो है वापसी की थी, और ये 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसके बारे में भी क्वेश्चन हमने लिया है, आपको सब कुछ बताएंगे साथियों। हाल ही में मोदी किस भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर, मतलब दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर गए थे साथियों ग्रीस की यात्रा की। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है साथियों, तो कैटरीना कैफ को आप जानते हैं साथियों। यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं, ये जो कैटरीना साकेपोलापाउलो हैं, यही है यहाँ की जो है साकेलारोपाउलो जो हैं, कैटरीना साकेलारोपाउलो यहाँ की क्या हो जाती हैं, राष्ट्रपति हो जाती हैं। कहाँ की, एथेंस की, ग्रीस की राजधानी एथेंस हो जाती है साथियों। सिरिल रामाफोसा ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं साथियों, तो ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हो जाते हैं। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाते हैं। और पूछा जाए ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, लूला डिसिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति हो जाते हैं। ठीक है साथियों, अब आपको याद रहेगा लूला डिसिल्वा को ब्राजील के राष्ट्रपति,
कैटरीना साकेलारोपाउलो ये साथियों हो जाती हैं ग्रीस की राष्ट्रपति। और उसके बाद आप यहाँ देखते हैं जो बाइडेन को, जो सर्वविदित है कि यूएसए के राष्ट्रपति हैं, और सिरिल रामाफोसा ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हो जाते हैं। इन्हें आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। ऑप्शन डी आपका पूरी तरह से सही है। साथियों, हाल ही में ब्रिक्स समूह देशों की 15वीं बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? आप जानते हैं साथियों कि ब्रिक्स में अभी क्या हुआ है। ब्रिक्स में अभी जो है कितने देश, 6 नए देश शामिल हुए हैं। ब्रिक्स में कितने नए देश शामिल हुए हैं? 6 नए देश शामिल हुए हैं। कौन से सम्मेलन में? 15वें सम्मेलन में। कहाँ पे हुआ था साथियों? तो ये अफ्रीका में हुआ था। हाल ही में ब्रिक्स समूह की देशों की 15वीं बैठक का आयोजन किस देश में किया गया था? इंडिया में किया गया था, साउथ अफ्रीका में किया गया था, सऊदी अरबिया में किया गया था, या इराक में किया गया था? तो साथियों 15वीं बैठक का आयोजन आप जानते हैं कि जोहान्सबर्ग, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, जोहान्सबर्ग में किया गया था। जोहान्सबर्ग मतलब साउथ अफ्रीका में किया गया था 15वीं बैठक का आयोजन ब्रिक्स समूह का। साथियों ब्रिक्स आप जानते हैं, यहाँ बी से नाम ही एकदम क्लियर है कि ब्राजील हो गया, आर से आप रसिया को देखते हैं, आई से आप इंडिया को देखते हैं, सी से आप चाइना को देखते हैं, और एस से आप साउथ अफ्रीका देख रहे थे। अब इसमें साथियों यूएई भी आ गया है, ठीक है, यूएई भी आ गया है। उसके बाद आपका ईरान भी इसमें शामिल है। अब इसमें आपका सऊदी अरब भी शामिल है साथियों। सऊदी अरब भी इसका जो है देश बन चुका है। तो टोटल 6 देश हैं। इन सभी के बारे में एक एक करके हम आपको बताते हैं। 15वीं बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? साउथ अफ्रीका। स्थान पूछेगा तो बता दीजिएगा साथियों, जोहान्सबर्ग। हाल ही में ब्रिक्स में शामिल किया गया नवीन देश नहीं है मिस्र। मिस्र आप जानते हैं कि जो है नील नदी की देन किस देश को कहा जाता है? तो ये नील नदी की देन मतलब मिस्र को कहा जाता है, नील नदी की देन। तो नील नदी किसको देती है? मिस्र को देती है साथियों। तो मिस्र हाल ही में हमारे जो है ब्रिक्स में शामिल हो गया है। ब्रिक्स की ताकत इसने और बढ़ा दी है साथियों, इसे याद रखिएगा। उसके बाद सऊदी अरबिया भी शामिल हो गया है और इथोपिया भी शामिल हो गया है साथियों, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। अच्छा, इराक इसमें शामिल नहीं हुआ है। ऑप्शन डी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी सऊदी अरबिया और ईरान आपस में जो है दो एंटी कंट्री यहाँ भी आ जाते हैं, और आप इधर देखते हैं कि चाइना और भारत भी एक दो एंटी कंट्री यहाँ पर पहले से विराजमान है। डी इसमें इसका सही उत्तर हो जाता है साथियों। हाल ही में ब्रिक्स में शामिल नवीन देश नहीं है। अभी आपको बताना है नवीन देश कौन सा नहीं है। ईरान है, अर्जेंटीना है, यूएई है, या रसिया है। तो हाल ही में ब्रिक्स में शामिल नवीन देश नहीं है भाई। ब्रिक्स में आप बी के बाद आर देखते हैं तो ब्राज़ील के बाद ये रूस ही आता है। ये संस्थापक सदस्यों में रूस शामिल है, ठीक है। और बाकी अर्जेंटीना, ईरान, यूएई, ये सभी देश अभी हाल ही में शामिल हुई हैं। अब ये 6 देश आपको याद हो गए होंगे। कौन कौन से देश शामिल हुए हैं साथियों? सबसे पहले सऊदी अरब को याद रखिएगा। उसके बाद आप याद रखिएगा यूएई भी इसमें अभी शामिल हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे अर्जेंटीना देख रहे हैं। उसके बाद ईरान आप यहाँ पे देख रहे हैं, यूएई देख रहे हैं। यूएई 1, ईरान 2, अर्जेंटीना 3, ठीक है साथियों। साउथ अफ्रीका 4, यूएई 5, ठीक है। अब बताइए कि इसमें से कौन सा देश आपका बचा हुआ है, ठीक है। अभी 6 देश हाल ही में शामिल हुए हैं। सभी के बारे में हमने आपको एक एक करके बताया, ठीक है साथियों। तो इस प्रश्न का ये नवीन देश नहीं, ये संस्थापक देशों में है। जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी तो आप जानते हैं कि BRIC ही पहले शुरू में ये 4 संस्थापक हमारे देश हैं। इनका नाम हो जाता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना साथियों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का उत्तर आपको देना है। हाल ही में ब्रिक्स का विस्तार करते हुए नए कितने देशों को शामिल किया गया है? तो साथियों 6 नए देशों को ब्रिक्स का विस्तार करते हुए शामिल किया गया है। अब तो इनके आपको नाम भी याद हो गए होंगे साथियों। एक बार चैनल पे नए हैं तो जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में कम से कम, अगर हमने आपको शुरू में कहा था ये क्लास सभी के लिए नहीं है, ठीक है, विशेषकर ऐसे नल्लों के लिए नहीं है जो खाली टाइम पास करते हैं। तो टाइम पास वालों के लिए ये सेशन नहीं है। हाँ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप परीक्षा में क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ये सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। लेटेस्ट करंट अफेयर 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर स्टैटिक जीके स्पेशल सेशन ऑफ यूपी एंड ऑल स्टेट एग्जाम, सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण है साथियों। आप हमारे चैनल पे साथियों EMRS की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सभी प्रैक्टिस सेट आप जरूर देखें साथियों। DSSB वाले जितने भी हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। NTA नेट, UGC नेट, MP पुलिस, यूपी पुलिस, सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर की एकदम रामबाण क्लास है साथियों। बियॉन्ड विजुअल रेंज साथियों तक हवा से हवा में मार करने वाली भारत की पहली स्वदेशी जो है
स्वदेशी मिसाइल कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सवाल तो छपेगा ही। जैसे अब की बार आपसे पूछ लिया जाए कि विक्रम किसका नाम है, विक्रम किसका नाम है, लैंडर का नाम है कि रोवर का नाम है? तो साथियों बता दीजिएगा, ये जो हमारा लैंडर है जिसने लैंड किया उसका नाम विक्रम है, और रोवर का नाम क्या हो जाता है? तो रोवर का नाम प्रज्ञान हो जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर भी तो देख लीजिए भाई कि जो बियॉन्ड विजुअल रेंज है साथियों, ये हवा से हवा मार करने वाली भारत की पहली स्वदेशी जो है मिसाइल। आप बताइएगा स्वदेशी आंदोलन किसके विभाजन के स्वरूप स्टार्ट किया गया था? उस समय लॉर्ड कर्जन कौन थे? उस समय लॉर्ड कर्जन भारत में वायसराय थे। कर्जन को भी याद रखिएगा, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। अब ये जो अस्त्र है साथियों, ये अस्त्र हमारी पहली स्वदेशी मिसाइल है जिसे हमारे DRDO ने तैयार किया है, ठीक है साथियों, DRDO ने तैयार किया है। किसको तैयार किया है? तो ये हमारे अस्त्र इस मिसाइल को। साथियों इसका वजन भी आप देखेंगे तो करीब 1.5 कुंटल प्लस इसका वजन है साथियों, और ये हमारी पहली स्वदेशी जो है मार करने वाली हवा से हवा में मिसाइल है साथियों। नमो 108 क्या है यहाँ पर आपको दिया गया है साथियों? नमो 8 साथियों 108 पंखुड़ियों वाले एक कमल की प्रजाति है, ठीक है, जिसे लखनऊ में साथियों राष्ट्रीय जो लखनऊ का अनुसंधान है उसने इसको जो है तैयार किया है और इसका नाम दिया है नमो 108। साथियों LBM-3 आप जानते हैं ये वही रॉकेट है जिससे जो है आप जानते हैं कि 14 जुलाई को चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया, जो 23 अगस्त को कहाँ पहुँच गया? तो इस साउथ पोल पर हम सफलतापूर्वक लैंड कर चुके हैं साथियों, ठीक है। MiG-29 आप जानते हैं, इसको लेकर हमारे वो मूछ वाले भाई साहब कहाँ कूद गए थे? कूद पड़ा लंका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कूद पड़े थे। अभिनंदन भाई साहब को आप जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व, ठीक है, देश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व में है? देश में सबसे ज़्यादा टाइगर साथियों, यहाँ रिजर्व नहीं है, देश में सबसे ज़्यादा टाइगर किस टाइगर रिजर्व में है साथियों? क्या इंद्रावती टाइगर रिजर्व में है? ये कहाँ पड़ता है? ये वही टाइगर रिजर्व है जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा साथियों? तो ये आपका बीजापुर जिले में पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के बीजापुर और जिले में इंद्रावती टाइगर रिजर्व पड़ता है, ठीक है साथियों। ये जो है ये कुटरू आदि एरिया इधर पड़ जाता है साथियों। कूनो राष्ट्रीय उद्यान वही है जहाँ पर नामीबिया से वो सीसा साया पाया को जो लाया गया था वो सब इस दुनिया से धीरे धीरे चल बसी हैं साथियों, ठीक है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का भी नाम याद रखिएगा, ये भी साथियों मध्य प्रदेश में हो जाता है। अचान कमार टाइगर रिजर्व कहाँ है साथियों? तो ये आपका पड़ जाता है छत्तीसगढ़ में। अच्छा, सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। जिम कॉर्बेट कहाँ पड़ता है? यूके में पड़ेगा, मतलब उत्तराखंड में है ये, इसे आप याद रखिएगा। ये ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन ए आपका पूरी तरह से यहाँ पर सही हो जाएगा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, अचानक कमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। जब बात की जाती है कूनो राष्ट्रीय उद्यान की, तो साथियों सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में है। इन्हें आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। आप देखते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद आप देखते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब साथियों आपको मिलेगा वहीं पर, कहाँ? मध्य प्रदेश में मिलेगा। साथियों वर्तमान में कुल वर्ल्ड वाइड टाइगर पॉपुलेशन का 75% जनसंख्या भारत में निवास करती है। इन टाइगर्स की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम आपसे पूछा जाए तो बता दीजिएगा भोपाल। और यहाँ पे भी साथियों मुख्यमंत्री कौन है? तो CM शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। और आप देखिए कभी वर्तमान में ही अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में सबसे नवीन टाइगर रिजर्व कहाँ घोषित किया गया है साथियों, तो याद रखिएगा ये किया गया है, ये जो धौलपुर राजस्थान आप सुनते हैं, ये धौलपुर में एक टाइगर रिजर्व, धौलपुर टाइगर रिजर्व ये स्थापना किया गया है। अब इस प्रकार हमारे पास टोटल 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं साथियों, इन्हें याद रखिएगा। सबसे नवीन धौलपुर राजस्थान वाला हो जाएगा। NTCA का पूर्ण रूप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA का फुल फॉर्म हो जाता है। और अभी इन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई है कि राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व, अभी तक इससे पहले राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व थे, लेकिन इसको
को एक जोड़ के आप टोटल राजस्थान में टाइगर रिजर्व की संख्या 5 हो जाएगी। इसे भी आपको याद रखना है साथियों। ऑप्शन ए आपका इसमें पूरी तरह से सही है। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रीन सिग्नल नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा ये वाला रेड सिग्नल जो दिख रहा है कि ए आपका पूरी तरह सही है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड में 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? कृति सेनन, आलिया भट्ट नहीं है भाई साहब, ये आलिया भट्ट है। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, ये आलिया भट्ट जी हैं, कृति सेनन। ए एवं बी दोनों सत्य हैं साथियों। अभी 2023 में अभी घोषणा की गई है 69वें 69th नेशनल फिल्म अवार्ड में 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। आप जानते हैं गंगूबाई राखियावाड़ी, बिल्कुल बहुत मस्त मूवी है, इन्हीं के द्वारा उसमें है। कृति सेनन को भी आप जानते हैं। तो 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन संयुक्त रूप से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। दोनों लोगों को मिला के, हाँ आप दोनों लोग भाई जो है एकदम बेस्ट अभिनेत्री आप हैं, आपके रोल बहुत अच्छे रहे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार किसने जीता है? आपने बहुत चर्चा सुना था विवेक अग्निहोत्री की, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के कश्मीर से विस्थापन पर एक पिक्चर बनाई थी जिसका नाम था क्या? द कश्मीर फाइल्स। यहाँ आप ऑप्शन में देख पा रहेंगे ये द कश्मीर फाइल्स। साथियों द कश्मीर फाइल्स के लिए आप जानते हैं नरगिस दत्त पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? ये द कश्मीर फाइल्स को मिला है। इसके आप जानते हैं डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर वही हैं भैया विवेक अग्निहोत्री जी, जिन्होंने बहुत विरोध भी झेला। अच्छा, ये क्या है साथियों? द पुष्पा राइज, मतलब क्या पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझ रखा है क्या? वो जो दाढ़ी को जो है बढ़िया हिलाते हुए वो वाली जो फोटो थी साथियों, ये वही अल्लू अर्जुन भाई साहब की फिल्म है। और आप ये देखें कि ये द पुष्पा राइज, इसे भी साथियों अवार्ड मिला है। अगर गंगूबाई काठियावाड़ी, इन्हें भी अवार्ड मिला है, मिमी को भी अवार्ड मिला है। लेकिन ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 में नरगिस दत्त अवार्ड जो मिला है ये कश्मीर फाइल्स को मिला है, इसे याद रखिएगा। आइए अन्य पुरस्कारों के भी बारे में बात करेंगे। हाल ही में 69वां नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा की गई। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला साथियों? तभी आप जानते हैं कि अब की बार तो रॉकेट हमने चंद्रमा के पार ही गाड़ दिया है सीधा। तो रॉकेट द नंबी इफेक्ट को साथियों सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं फिल्म आर वो साथियों पिक्चर है जिसके डायरेक्टर कौन है साथियों? तो जिसके डायरेक्टर एस राजमौली जी हैं। कौन है? एस राजमौली जी हैं। इस गाने में, इसमें एक गाना है साथियों जिसका नाम है नाटू नाटू। इसे ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जो है 95वें ऑस्कर अवार्ड में इसको जो है पुरस्कृत किया गया है। नाटू नाटू गाने कंपोजर एम किरवानी हो जाते हैं, इन्हें भी आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा द रॉकेट द नंबी इफेक्ट, इसको जो है क्या किया गया है? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किया गया है 69th नेशनल फिल्म अवार्ड में साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों कि अगला प्रश्न क्या है? ये द रॉकेट नंबी, इसका बिल्कुल सही और एकदम सही वाला आंसर है साथियों। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में कितने नए जिलों की स्थापना की घोषणा की है साथियों? तो इन्होंने क्या 15 नए जिलों को बनाने की घोषणा की है, या 19 की है, या 8 या 7 की है? तो साथियों ये 15 नए जिले राजस्थान, या 19 माफ़ कीजिएगा 19 नए जिले राजस्थान में बनने चल रहे हैं। इन्हें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, आपने देखा कि ऑप्शन बी इसमें पूरी तरह से सही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने क्या किया है कि अभी राजस्थान साथियों, वाकई में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। और कांग्रेस की सरकार वहाँ बहुत मतलब अच्छे कार्य अगर किए जा रहे हैं तो बिल्कुल कहा जाएगा बहुत अच्छे अच्छे विधेयक जो है कांग्रेस सरकार ले आई। तो अभी 19 जिले ले आ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं साथियों, आप पढ़ते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जब आप ये पढ़ेंगे और इसका आंसर जब आप अपने दिमाग में करेंगे, क्योंकि सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, तो ये जो है अब इसमें साथियों अभी आप देखें कि 19 नए जिले हाल ही में बनाए गए। इससे क्या है, लोगों को अपने जिला मुख्यालय में जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, क्योंकि कोई भी कार्य आपके एसपी साहब से मुलाकात करना है तो, या कलेक्टर साहब से मुलाकात करना है, डीएम साहब से, तो वो आपको कहाँ मिलेंगे? जो है जिला मुख्यालय में मिलेंगे। तो इसीलिए 19 नए जिले और बनाए गए, मतलब 19 नए जो है कलेक्टर और पूरे पदाधिकारी राजस्थान में और भर्ती किए जाएंगे, मतलब और नई भर्तियां भी वहां पर होने वाली हैं साथियों। हाल ही में चर्चा रहे अफ्रीकी महादेश जो है, अफ्रीकी महाद्वीप का देश नाइजर साथियों बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। नाटकीय ढंग से वहां पर आप देखते हैं तख्ता पलट की कार्रवाई होती है। नाइजर की सीमा किस देश से नहीं लगती है साथियों? ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या माली,
बुर्किनो फासो, सेनेगल या चाड। तो साथियों, जब आप मैप का अध्ययन करते हैं, और आपको सातों महाद्वीपों का अध्ययन हमारे चैनल पे जरूर करना चाहिए साथियों, हमने उसमें बहुत अच्छे से आपको सभी महाद्वीपों के बारे में जो पूरा एकदम डिटेलिंग की गई है साथियों। तो उन सातों महाद्वीप का चर्चा आप हमारे साथ करिएगा। और हमने आपको उसमें बताया है कि ये जो बुर्किनो फासो, माली और चाड हैं, ये अफ्रीकी महादेश जो नाइजर है वहाँ पे तख्ता पलट हो गया था सैन्य शासन। जैसे आप देखें नेपोलियन बोनापार्ट कैसे जो है चांसलर बनते हैं, और वो चांसलर बनने के बाद नेपोलियन भाई साहब, मतलब बहुत तगड़ी प्रतिभा नेपोलियन के अंदर होती है साथियों। चांसलर सबसे पहले बनते हैं। आप देखिएगा नेपोलियन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी पेंटिंग बेचने का काम इन्होंने सबसे पहले शुरू किया। मतलब देखिए काम कोई छोटा नहीं होता। लेकिन फिर आप देखें कि ये जो नेपोलियन साहब हैं, नेपोलियन का पूरा इतिहास साथियों हम कवर करेंगे, स्पेशल सेशन लेकर आएंगे। अगर अभी हम इसमें उलझेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस तारीख को नेशनल स्पेस डे आप जानते हैं कि हमारे देश इसरो, हमारे देश जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LBM-3 रॉकेट आप जानते हैं साथियों, LBM-3 जो रॉकेट है, LBM-3, इस रॉकेट से हमने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई को साथियों क्या प्रक्षेपास्त्र किया, यहाँ से भेज दिया था चंद्रयान-3। साथियों जो हमारा ये चंद्रयान-3 मिशन है, चंद्रयान-3 मिशन चंद्रमा पे जाके नई नई चीज़ों की खोज करने, भूकंप, तरंगीय आदि गतिविधियों, खनिजों का पता लगाने के लिए वहाँ पर गया है। तो हमारा जो साथियों लैंडर और रोवर है, आप जानते हैं कि हमारा रोवर जो है चंद्रयान-2 भी हमने लॉन्च किया था। चूँकि ये चंद्रयान-3 है तो चंद्रयान-2 आप जानते हैं कि साल 2019 में लॉन्च हुआ था। और चंद्रयान फर्स्ट की जब आपसे बात की जाएगी तो बता दीजिएगा साल 2008 में जो है चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीसरे में हमको पूरी तरह से सफलता मिली। और जहां हमारे इसरो के हेड एस सोमनाथ जी क्या कहते हैं आप बताइए, कहते हैं सर वी आर ऑन द मून, PM साहब से कहते हैं। और प्रधानमंत्री जी उसके बाद आप जानते हैं कि नेशनल स्पेस डे, मतलब हम 23 तारीख को 6 बजकर, हमने इस पर एक बहुत अच्छा सेशन लिया है, आप जरूर देखिएगा। 6:04 पर हमारा जो है प्रज्ञान और हमारा जो लैंडर है विक्रम, ये विक्रम भाई साहब आराम से उतर गए थे। कहाँ पर? चंद्रमा की सतह पर। हम साथियों वीडियो भी आपको दिखाएंगे जिसमें कैसे चंद्रमा की सतह पर जो है हमारा जो है प्रज्ञान उतर रहा है। एक बार उसको भी जरूर आप देख लीजिए। Pragyan opens. Then it establishes communication with the lander. Yeah. साथियों आप इसको यहाँ देख पा रहे होंगे, ये भी आपको जो दिखाया जा रहा है ये अभी ग्राफिक्स है, ऐसे सेम जो है उतरता है। This is a camera mounted on the side just before the ramp deployment. So what you're seeing is the deployment of the ramp with the rover mounted on that. The solar panel of the rover is deployed already and it is getting released and moving towards moon, sir. मून पे देखिए हम लोग पहुंच गए। दिस इज मून। So these images take a lot of time to come to Earth because of data rate and processing. So now this is the early morning image of today morning. The rover is almost out of the field of view. It will turn in the day today and look at the lander and take more pictures. Thank you. तो वीडियो देखा आपने साथियों किस प्रकार से हमें जो है जैसे क्या कहते हैं सर दिस इज मून, मतलब हम चंद्रमा को अपनी आँखों से आज हम लोग देखते थे, जिसको पहले बोलते थे चंदा मामा दूर के। तो हम साथियों 14 ये मोदी द्वारा नेशनल स्पेस डे ये 23 अगस्त को मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। ये आप लेटेस्ट करंट अफेयर स्मार्ट स्टडी क्लासेस का आप देख रहे हैं साथियों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और देखिए नेशनल स्पेस डे अब 23 अगस्त को मनाया जाएगा। याद रखिएगा आने वाले सभी परीक्षाओं में छपेगा, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, सभी तथ्य महत्वपूर्ण हैं। हमारे मोदी जी की आग्रह पे संयुक्त राष्ट्र संघ में आप देखें कि भारत के आग्रह पे, चूंकि भारत और मोदी जी का उद्देश्य ही या सभी नेताओं का उद्देश्य ही यही है कि हम भारत देश को आगे ले जाना चाहते हैं, ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। भाई साहब अब हम चांद पर तो पहुंच गए और आपने देखा आपने सुना कि वी आर ऑन द मून। साथियों 23 अगस्त 2023 को लूनर सरफेस के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बना था भारत। इसीलिए भारत इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की इस उपलब्धि
उपलब्धि को साथियों यादगार बनाने के लिए, इसको एकदम पूरी हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए जो है नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा 23 अगस्त को, याद रखिएगा साथियों। 29 अगस्त को हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस, और 14 अगस्त आप जानते हैं कि इस दिन विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं, मतलब पाकिस्तान अपनी जो आज़ादी का दिवस मनाता है साथियों, वो 14 अगस्त को मनाता है। और हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त को, दे दी हमें आज़ादी खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो आप ये देखते हैं, ये सुनते भी हैं साथियों। और विश्व योगा दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आप जानते हैं योग की स्थापना पतंजलि ने की थी। इसका सूत्र क्या था साथियों? मतलब योग में पतंजलि जी ने ये माना था, इसका प्रतिपादन करते हुए, कि आप योग के मार्ग से भी अपने जीवन को मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, उसी की चर्चा इसमें की गई है साथियों। निम्न में से चांद पर मौजूद एक्टिव रोवर U2 किस देश का है साथियों? तो ये थोड़ा सा आप देखिएगा, ये चीन का यहाँ से बात किया जा रहा है, और अभी वर्तमान में 2 ही रोवर वहाँ चंद्रमा पर मौजूद हैं साथियों, ठीक है। और ये U2 जो है, ये एक उसका रोवर है, किसका? चीन का। ये भी वहाँ मौजूद है। जैसे हमारे जब लैंडर और विक्रम की मुलाकात हुई है जो है पुराने 2019 वाले रोवर से, तो उन्होंने कहा है, हेलो दोस्त, तुम्हारा स्वागत है अंतरिक्ष में। तो कितनी अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ से बैठे बैठे अंतरिक्ष का मजा ले रहे हैं यार, क्या बात है। हाल ही में लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने कमल की किस नई किस्म का अनावरण किया है, मतलब उद्घाटन किया है। और भाई साहब आप जानेंगे तो एकदम हैरान रह जाएंगे कि 108 पंखुड़ियों वाले कमल का अनावरण हुआ है। मतलब देखिए कमल किस प्रकार से बढ़ रहा है। अब इसकी पत्तियां भी 108 होने लगी हैं, और इसको नाम भी दिया गया है नमो 108, याद रखिएगा। सुंदराजा आम 105, ये 105 तो कुछ नहीं है, लेकिन सुंदराजा साथियों इसे हाल ही में GI टैग मिला है, जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का जो है साथियों रीवा जिले का जो है ये आम है, और ये एकदम बहुत प्रसिद्ध है, इसे आप याद रखिएगा। इसको GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। जब बात आती है GI टैग की, तो पहला जियोग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेतक किसे मिला था? तो साथियों जो दार्जिलिंग वाली चाय हम लोग पीते हैं, इसे मिला था। ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, इसे भी आप याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हो जाती हैं। इनकी पार्टी का नाम है साथियों TMC का हाल ही में अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया गया था, और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था साथियों, इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, और इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी इसमें पूरी तरह से सही हो जाता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किस देश द्वारा चलाई जा रही योजना है साथियों? हमने जो है प्राचीन काल में रेशम मार्ग पढ़ा था। अब ये रेशम मार्ग का जो विकास है, ये चाइना साथियों करना चाहता है, और इसका लाभ तो जाहिर सी बात है भारत को भी मिलेगा, लेकिन चाइना का उद्देश्य जो है गलत रहता है। ये एक तरफ हमारे आदरणीय पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बोलते रहते हैं चीनी हिंदी, चीनी भाई भाई, और 1962 में आप देखते हैं कि भारत और चीन का युद्ध हो जाता है, और अरुणाचल प्रदेश पे अटैक हो जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर आप देखते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किस देश द्वारा चलाई जा रही योजना है? तो ये चीन द्वारा चलाई जा रही योजना है, इसे आप ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और अभी आप जानते हैं कि शी चिनफिंग कौन है? वहाँ के राष्ट्रपति हैं, और ये भाग लेने के लिए जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और जो है इस प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित में से G20 देशों में शामिल देश नहीं है, इसे आपको बताना है। इटली, जर्मनी, तुर्की, ईरान। तो साथियों क्या ईरान G20 में शामिल है? तो जी नहीं, ईरान जो है G20 में शामिल देश नहीं है, इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ईरान G20 में शामिल देश नहीं है। आप जानते हैं जर्मनी, इटली, तुर्की, USA ये सब तो जो है G20 में शामिल ही है, ठीक है। अब ये इतने प्रश्न कैसे लगे साथियों आपको? ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हों, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण और आपको परीक्षा में नंबर दिलाने वाले प्रश्न ये आपके थे। निसंदेह अगर आप इसको देखने से चूक गए साथियों, तो 1-2 नंबर क्या, आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, इस क्लास से करंट अफेयर्स से अगर क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 3 नंबर आप पक्का किए बैठे हैं। ये स्मार्ट स्टडी क्लासेस और आप का जो विश्वास और प्रेम हमारे चैनल के लिए है वो बिल्कुल बता रहा है साथियों। ये PDF भी आपको मिल जाएगी। आप लिखिएगा SSC 77 कहाँ पर, टेलीग्राम में जाके लिखेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये हमारा PDF। ये शानदार क्लास कैसा, ये शानदार PDF आपको कैसा लगा वो भी हमको देख कर बताइएगा। और ऐसी और जो सीरियस हमारे स्टूडेंट हैं आप सभी के लिए हमारे चैनल पे आप देखें कि UP पेट वालों के लिए, EMRS वालों के लिए, ठीक है, दिल्ली पुलिस, CGPSC, CGBFM, IRB
भी कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी 3 से 4 हज़ार की वैकेंसी निकल रही है। टोटल लगभग 17,000 के आसपास वैकेंसीज हैं साथियों। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं 25 साल के अंडर वाले, आप लोग हमारे चैनल पे इसके टॉप MCQs आएंगे, आप जरूर देखिएगा। ये पूरा क्लास कैसी लगी अगस्त महीने में, इससे बाहर करंट अफेयर कहीं नहीं जाएगा, जरूर देखिएगा। अनवरत काल तक ये इस क्लास से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये वादा स्मार्ट स्टडी क्लासेस का है। ये आज की तारीख आप याद रख लीजिएगा। इस क्लास से जब तक यूट्यूब रहेगा और परीक्षा होगी, अनवरत काल तक प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि हमने ऐसी उपलब्धि ही हासिल इस क्लास से की है। और ये आप सभी की जो कामना है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके परीक्षा की कामना पूरी होगी। लेकिन टाइम पास वाले बिल्कुल ना देखें, एकदम सीरियस, और आइए मिलकर करते हैं सफलता को एकदम बिल्कुल उसकी मंजिल पे हम लोग पहुँचते हैं। आपसे मिलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन EMRS के लिए साथियों। हम एकदम मिक्स्ड वाला लेकर आ रहे हैं, जो है जनरल अवेयरनेस का सेशन, हिंदी का सेशन आपका चल रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है साथियों, कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं, जरूर इन्हें देखें। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत रहेगा। टेलीग्राम पर ये PDF मिल जाएगा, यहाँ फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहे हैं, जरूर देख लीजिए। लेकिन सबको देखना जरूरी नहीं है। किसको देखना जरूरी नहीं है? ये कोई पिक्चर नहीं चल रही है भाई साहब। अगर आप वाकई में किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो रामबाण सेशन आपके लिए चल रहा है। परीक्षा में जाने से पहले जरूर देखकर जाइएगा। आपसे मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण सेशन में। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।